नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र और इसका एक पार्ट पहले आ चुका है। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जो कि इसी नाम से है, और उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। समर ने बिना रुके आगे कहना जारी रखा, आपसी सहमति से डाइवोर्स की अपील तभी संभव है जब पति पत्नी साल भर से अलग रह रहे हों। पहले दोनों ही पक्षों को कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है। दूसरे चरण में दोनों पक्षों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं और दस्तखत की औपचारिकता होती है। तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वे अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सके। समर की बात सुनकर ईशान ने कहा, देखो समर, हम 1 साल से अलग रह रहे हैं, ये हम प्रूव कर देंगे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन 6 महीने साथ रहना पड़ेगा। इसका कोई अलग रास्ता नहीं है। क्योंकि आशा शायद, कहते हुए वो रुक गया। आशा ने एक बार ईशान की तरफ देखा और चेहरा समर की तरफ घुमाकर बोली, समर, मुझे ये सब खत्म करना है। मैं और नहीं रह सकती इस बंधन में, इसलिए 6 महीने मैं जैसे तैसे करके निकाल लूँगी। आप बस जल्दी से जल्दी कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अर्जी देना है। ईशान और समर दोनों ही आशा की ओर देखने लगे। आशा को पता होते हुए भी उसने उन दोनों को नज़रअंदाज किया और आगे बोली, हम कब अर्जी दे सकते हैं? क्या क्या दस्तावेज चाहिए? और हाँ, बाकी अगर और कुछ भी हो तो अभी बता दो ताकि आगे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ईशान ने आशा के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, आशा, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। वही होगा जो तुम चाहोगी और वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रह लेना। अगर तुमको मेरे पास नहीं रहना है तो तुम अपने दोस्त के पास जाकर रह सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, अब तो तुम चाह कर भी नहीं रोक सकते। आशा ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा और समर की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, आगे बताओ समर। समर उन दोनों को अलग होते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता था। भले ही उन दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन सबको वो दोनों आदर्श पति पत्नी लगते थे। लेकिन सच तो ये था कि आजकल की दुनिया सिर्फ दिखावे से जुड़ी है। हर तरफ दिखावा है, हर रिश्ते में दिखावा है। समर ने अपने सभी विचारों को विराम देते हुए कहना शुरू किया, अगर कोर्ट को लगता है कि रिश्ता इतने खराब हो चुके हैं या हालत ऐसी है कि रिश्ते नहीं सुधरने वाले, तलाक होकर ही रहेगा, तो इस 6 महीने के इंतज़ार को भी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि 6 महीने के लिए सुलह का समय देना चाहिए तो वो ऐसा भी कर सकता है। मुझे 6 महीने का समय नहीं चाहिए, मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहिए, बस। आशा ने रटी रटाई बात को फिर से दोहराया। समर ने कहा, मैं जानता हूँ आशा, तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते से आज़ाद होना है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक बार तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसकी दलील देकर हम उस 6 महीने की पीरियड को ख़त्म कर सकते हैं। और जो वास्तव में वजह है वो आई थिंक तुम भी नहीं बताना चाहोगी सबको, इतना चाहने जो लगी हो तुम इसे। कहते हुए समर ने एक नज़र ईशान की ओर की तरफ देखा तो ईशान की नज़रें झुक गई। ठीक है, जैसा सही लगे वैसा करो। आशा शांत हो गई, फिर कुछ सोचकर कहा, और अगर मुझे एक तरफा तलाक लेना हो तो? समर ने जवाब देते हुए कहा, दोनों में से एक पक्ष डाइवोर्स के लिए तैयार ना हो तो रास्ता अपेक्षाकृत मुश्किल होता है। जहां दोनों पक्षों में संघर्ष होता है, कानूनी जटिलताएं होती हैं। हालांकि कुछ खास आधारों पर पति या पत्नी में से कोई एक कोर्ट में डाइवोर्स की अर्जी डाल सकता है, जिसमें शादी से बाहर यौन संबंध, शारीरिक मानसिक क्रूरता, 2 साल या उससे ज़्यादा वक्त से अलग रहना, गंभीर यौन रोग, मानसिक अस्वस्थता, धर्म परिवर्तन कुछ प्रमुख वजह हैं। समर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बस इतना ही था। अब तुम दोनों देख लो क्या करना है। जो तुम दोनों आपस में आपसी समझ से डिसाइड करोगे उसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। समर ने अपनी आखिरी बात कही और उन दोनों के जवाब का इंतजार करने लगा। हम दोनों ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपसी सहमति से डाइवोर्स की अर्जी लगाएंगे। आशा ने बिना ईशान की तरफ देखे ही कहा। ईशान चाहकर भी कुछ बोल न सका। ओके, मैं डाइवोर्स की अर्जी बना दूंगा और तुम दोनों उस पर साइन कर देना। मैं उसे जल्द से जल्द ही फैमिली कोर्ट में
फाइल करवा दूंगा। समर ने आशा की बात का जवाब दिया। समर ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन तुम्हें कोर्ट में ये साबित करना होगा कि तुम 1 साल से अलग रह रहे हो और किस आधार पर तुम तलाक लेना चाहते हो ये भी डिसाइड करके मुझे बता देना। आशा ने तुरंत जवाब दिया, ये साबित करना आसान है क्योंकि 1 साल से मैं वैसे भी बहुत कम ही ईशान के घर में रही हूँ। रही बात डाइवोर्स किस आधार पर चाहिए, तो हम दोनों के साथ नहीं रह सकते। बस अब इस चीज़ को कोई भी साधारण सी वजह हो सकती है, वो तुम खुद देख लेना क्यों कौन सी वजह देने पर कम समय में हो जाएगा। ठीक है, समर ने कहा। ईशान इतनी देर से बस चुपचाप अपने टूटते रिश्ते को देख रहा था, जो कि 1 साल पहले ही टूट चुका था, लेकिन अब उस टूटे हुए रिश्ते को आधिकारिक रूप मिलने वाला था, डाइवोर्स। ईशान, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है बेटा। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, घर के सारे कामकाज उसे अच्छे से आते हैं और पढ़ी लिखी भी बहुत है। अगर तुम अपनी तरफ से एक बार हाँ कह दो तो हम आगे बात चलाएं। ईशान के पापा ने ईशान से कहा। ईशान कुछ बोलता उससे पहले उसकी माँ सरोज जी बोल पड़ी, बेटा लड़की पढ़ी लिखी है, मुझे लगता तो नहीं वो हमारे घर में ये रिश्ता निभा पाएगी। पढ़ी लिखी लड़कियों के नखरे भी तो कितने ज़्यादा होते हैं, और तेरी तो सैलरी भी उतनी नहीं है कि तू उसकी रोज़ रोज़ की ख्वाहिशें पूरी कर पाए। एक बार तू उससे मिल ले और अपने मन की बात कर ले और उसे अच्छे से बता देना। तुम्हारे पापा ने तो बस उसकी पढ़ाई लिखाई देखी है, बाकी हमें क्या पता उसके संस्कार कैसे हैं। माँ बाप तो अपने बच्चों को की बढ़ चढ़कर ही तारीफ करते हैं। मुझे वो लड़की ज़्यादा पसंद नहीं है, बाकी तुम देख लो, तुम्हारी हाँ या ना की तर्ज पर ही फैसला होगा। कहकर सरोज जी ने मुंह बिचका दिया। ईशान ने जूते उतारते हुए कहा, आप लोग मुझे घर में भी नहीं घुसने देते और शादी शादी की रट लगा लेते हो। मुझे अभी शादी नहीं करनी क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ और उसके बाद अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करूँगा, ना कि किसी घरेलू लड़की से। ईशान थक चुका था रोज़ रोज़ उन्हें समझाते हुए, लेकिन उसके माँ बाप थे कि समझने को तैयार ही नहीं थे। सरोज जी ने कहा, बेटा तुमको शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन हमें तो बहू चाहिए। कब तक मैं घुटने घिसूंगी? मुझे भी तो बहू चाहिए जो घर के काम कर सके और मेरे पैर दबा सके। अगर तू अपने स्टैंडर्ड की बहू लाएगा तो वो घर के काम थोड़ी ना करेगी। इसलिए यहाँ तेरी एक नहीं चलेगी। घर में बहू आएगी तो सिर्फ हमारी पसंद की आएगी। मुझे तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मुझे एक साधारण सी लड़की चाहिए जो मेरी हर एक बात माने। ईशान के पापा ने सरोज जी को चुप कराते हुए कहा, आशा में ऐसी कोई कमी नहीं है। वो मुझे हमारे घर और ईशान के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है। साधारण सी ही है, एकदम सीधी, इस घर को भी संभाल सकती है और ज़रूरत पड़ने पर बाहर काम भी कर सकती है। इतनी पढ़ी लिखी तो है। हमें नौकरी की नहीं, वो नौकरी करेगी भी नहीं क्योंकि उसके माता पिता ने बताया है कि वो उनकी कोई बात नहीं टालती। इसलिए हम उनसे पहले ही बात कर लेंगे इस बारे में। देखने में भी खूबसूरत है और ईशान से कई गुना सुंदर है। मुझे उस लड़की में ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही जिसकी तर्ज पर यह रिश्ता कैंसिल किया जा सके। ईशान ने मन मारकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं खुद उस लड़की से मिलना चाहता हूँ पहले, तभी मैं फैसला लूँगा कि वो मेरे लायक है कि नहीं। ईशान अपनी ही सोच में गुम था जिसे समर ने झकझोरते हुए वर्तमान में लाया। ईशान क्या सोच रहा है? समर ने सवाल किया। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया और आशा की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगा, तुम तो मेरे लायक थी, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं था। तुम मेरी हर उम्मीदों पर खरी उतरी और कभी मुझे निराश नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता था। ईशान ने कोई जवाब ना पाकर समर ने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। कहकर वो वहाँ से निकल गया। अब सिर्फ ईशान और आशा अकेले बैठे थे, उनके बीच कोई नहीं था। लेकिन फिर भी एक अनदेखा फासला था जो अब कोई नहीं मिटा सकता था। आशा और ईशान एक दूसरे को चोर निगाहों से देख रही थी। उन दोनों के बीच एक असहनीय शांति छाई हुई थी। चले, ईशान ने चुप्पी तोड़ी। कहकर आशा उठ खड़ी हुई। ईशान को मन ही मन बहुत खुशी हुई कि आशा उसके साथ चलने को तैयार हो गई थी। आशा चल दी तो ईशान भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं ये कह रहा था कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ईशान ने बात करनी चाहिए और ना चाहते हुए भी उसने एक बेतुकी बात कह डाली।
आशा एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर ईशान की तरफ देखा। ईशान भी रुक गया और खामोशी से आशा को देखने लगा। आशा ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। ईशान को आशा की उस मुस्कान का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि आशा को ये बात अच्छी नहीं लगी। आखिर अच्छी लगती ही भी क्यों? आशा को कभी भी सरोज जी से कोई परेशानी नहीं रही, बल्कि सरोज जी को ही आशा से दुनिया भर की शिकायतें रहती थी, जिन्हें आशा मुस्कुराकर दूर करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमेशा ही नाकामयाब रही। या शायद सरोज जी अपनी आदत से मजबूर थी, जो उनकी शिकायतें दूर होने का नाम ही नहीं लेती थी। कैफ़े के बाहर आकर ईशान ने आशा को दूसरी तरफ जाते देख कहा, गाड़ी इस तरफ है। किसकी गाड़ी? आशा ने भौहें सिकोड़कर कहा। ईशान कुछ बोल नहीं सका और चुप हो गया। चलो, आज तुम्हारी ही गाड़ी में चलती हूँ, वैसे भी रोज़ बस के धक्के खा खा के परेशान हो गई हूँ, कहकर वो गाड़ी की तरफ चल पड़ी। ईशान भी उसके पीछे हो लिया और थोड़े जल्दी कदम बढ़ाकर आशा के लिए ड्राइवर की बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। आशा ने ईशान की आशा के विपरीत व्यवहार किया और मुस्कुराकर आगे की सीट पर बैठ गई। ईशान को भी अंदर ही अंदर खुशी हुई और दरवाज़ा बंद करके ड्राइवर साइड जाकर बैठ गया। गाड़ी घर की तरफ चल पड़ी। पूरे 1 साल बाद आशा और ईशान एक साथ गाड़ी में बैठे थे, लेकिन दोनों ही चुपचाप थे। ईशान बात तो करना चाहता था, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। आशा खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और उस बारिश को देखकर एक बार फिर आशा अपने अतीत में पहुंच चुकी थी। आशा और ईशान हाथ थामे घर में घुसे। बारिश की वजह से वो दोनों ही हल्के हल्के भीग चुके थे। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तुम जाकर चेंज कर लो, वरना ठंड लग जाएगी। आशा ने किचन की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। ईशान ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं आशा, तुम भी भीग चुकी हो, पहले चलकर कपड़े चेंज करो, फिर चाय बनाना दोनों के लिए। आशा ने बड़े ही प्यार भरी निगाहों से ईशान की ओर देखते हुए कहा, तुम भी ना, कितना ख्याल रखते हो मेरा। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम मुझे मिले। बस किसी की नज़र ना लगे हमारे रिश्ते को। ईशान, एक बात बताओ, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखना और हमेशा साथ रहना? ईशान ने कहा, नहीं, अगर मुझे कोई अमीर और तुमसे सुंदर लड़की मिल जाएगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कहकर उसने एक आंख दबा दी। आशा ने उसके पेट में अपनी कोहनी दे मारी और उसके कान खींचते हुए बोली, खबरदार जो किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगी तुम्हारी, कहकर वो उसके कान पकड़कर कमरे में ले गई। गाड़ी के ब्रेक के साथ आशा की तंद्रा टूटी। गाड़ी रुकते ही आशा बिना रुके दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चली गई। ईशान ने गाड़ी पार्क की और वो भी घर के अंदर चला गया। आशा ने जाकर कपड़े बदले और रसोई में आकर चाय चढ़ा दी। आशा, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दोगी? ईशान ने अटकते हुए कहा। वैसे भी अगले 6 महीने यहीं रहना है मुझे, आशा ने कहा और पतीले में थोड़ा और पानी डाल दिया। ईशान रसोई से बाहर आ गया और बालकनी में टहलते हुए किसी से बात करने लगा। सॉरी मैम, आज मैं छुट्टी पर हूँ और मैंने लीव एप्लीकेशन कल ही दे दी थी। सामने से आवाज़ आई, ईशान, अगर तुमको काम नहीं करना तो तुम नौकरी छोड़ देना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर, लेकिन जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो तब तक तुम एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकते बिना किसी इमरजेंसी के। आज की लीव के लिए तुमने कोई ख़ास वजह नहीं बताई। ईशान ने अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाकर माथे पर उंगली फिराते हुए कहा, मैम, आज मुझे कुछ इमरजेंसी थी परिवार की वजह से, वरना मैं कभी भी बेवजह छुट्टी नहीं लेता। ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ऑफिस थोड़ी जल्दी आ जाना। ओके मैम, कहकर ईशान फ़ोन काट कर जैसे ही पीछे मुड़ा तो सामने आशा को देखकर सकपका गया। आशा ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारी चाय, कहकर उसने हाथ में पकड़ी ट्रे आगे बढ़ा दी। ईशान ने ट्रे में से एक कप चाय उठा लिया तो आशा वापस किचन में आई और ट्रे में से दूसरा कप उठाकर अपने कमरे में चली गई। आशा अपने माँ पापा की हर बात मानती थी, तो उसने उनके पसंद के लड़के से शादी के लिए हाँ कह दिया था। हालांकि वो आगे पढ़ना चाहती थी और जॉब करना चाहती थी, खुद के लिए
लेकिन उसने उन सभी सपनों को जला दिया था और अपने माँ बाबा की खुशी के लिए शादी को लेकर तैयार हो गई थी। उसका एक भाई भी था जो उससे 2 साल बड़ा था। उन दोनों की शादी एक साथ होनी थी, इसलिए आशा ने कोई ना-नुकर नहीं की। उसे अपने माता-पिता पर पूरा भरोसा था कि वो लोग उसके लिए एक अच्छा लड़का ही ढूँढेंगे। वहीं ईशान अपने प्रोफ़ेशन को लेकर चिंतित था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसका प्रमोशन हो जाएगा और तभी शादी करेगा और अपने स्टैंडर्ड की लड़की लाएगा, ना कि कोई घरेलू लड़की। ईशान ने आशा से मिलने की शर्त रखी अपने माता-पिता के सामने, तो उनके पिता ने तुरंत हाँ कह दी। हालाँकि सरोज जी को तो आशा कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, क्योंकि सरोज जी हरदम अनपढ़ लड़की ही बहू के रूप में लाना चाहती थी। अपनी जैसी वो चाहती थी उनकी बहू उनकी उँगलियों पर नाचे, और उनको लगता था कि लड़की जितनी ज़्यादा पढ़ी-लिखी होती है, उतने ही उसमें संस्कारों की कमी होती है और वो उतना ही खुद की मर्ज़ी चलाती है। लेकिन ईशान के पापा को आशा भा गई थी। आखिर वो एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी, तो ऐसे कैसे वो इतनी अच्छी लड़की को हाथ से जाने देते। ईशान के पापा ने आशा के माँ-पापा से उसके मिलने की बात कही, तो वो लोग भी मान गए, क्योंकि उनकी नज़र में आशा के लिए ईशान का रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता था। ईशान स्वयं एक अच्छी नौकरी करता था और उसके पास खुद का एक मकान भी था रहने के लिए। ईशान के पापा कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में उनका बेटा 4 पहिए की गाड़ी भी लेने वाला है। उन लोगों ने दहेज कुछ माँगा ही नहीं और इससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए था। ये भी उनकी स्थिति और उम्मीद से कहीं ज़्यादा ही था, इसलिए वो हरगिज़ ये रिश्ता नहीं जाने देना चाहते थे। आशा और ईशान ने एक दूसरे के नंबर मिल चुके थे अपने पेरेंट्स से, और कल वो दोनों एक कैफ़े में मिलने वाले थे। आशा थोड़ी-सी नर्वस थी, लेकिन ईशान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो आशा से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार कर रहा था। आशा और ईशान तय जगह पर, तय समय पर पहुंच चुके थे। थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद दोनों ने एक दूसरे को पहचान भी लिया था। दोनों ने एक टेबल ली और बैठ गए। क्या लेंगी आप? ईशान ने कुछ क्षण रुककर कहा, जो आपको पसंद है वही ऑर्डर कर दीजिए। मेरी ऐसी कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ पसंद है, इसलिए आप अपनी पसंद के अनुसार ऑर्डर कर दीजिए। आशा ने थोड़ा संकुचाते हुए कहा। ईशान ने कहा और मैंने उठा लिया। उसने वेटर को बुलाकर कुछ ऑर्डर किया और आशा की तरफ देखकर बोला, आप कौन सा शेक पिएंगी, चॉकलेट या फिर ओरियो शेक? आशा ने कुछ सेकंड सोचकर कहा, दोनों में से कुछ भी। ईशान ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों ही शेक ऑर्डर कर दिए। वेटर ऑर्डर लेकर आ चुका था और दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। आशा काफ़ी नर्वस थी और उसके पैर कांप रहे थे, जिन्हें वो कंट्रोल करने की भरसक कोशिश कर रही थी। आपकी हॉबी क्या-क्या है? ईशान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। आशा ने बिना उससे नज़रें मिलाए कहा, मुझे पढ़ना पसंद है और मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है। बाकी मुझे डांस करना भी अच्छा लगता है। मतलब ऐसी कोई एक रुचि नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना अच्छा लगता है। आशा की नर्वसनेस अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। ईशान ने आशा की परेशानी को नोटिस कर लिया था, इसलिए उसने उसे कंफर्टेबल फ़ील करवाने के लिए कहा, पानी पी लीजिए, कहकर उसने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक कमेंट करके आप बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।